हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। 60वां वीडियो है ये, जो कि एमपीपीएससी फर्स्ट पेपर पर आधारित है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसमें कवर कर रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो कि नए सिलेबस पर आधारित है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बिल्कुल आने की संभावना है। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा साथ में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि अन्य सारे विद्यार्थी भी मेरी इस सीरीज से जुड़ सकें, जिसमें कि एमपीपीएससी 2020 के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूं। आपको करना क्या है, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे भी आप टेलीग्राम का मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स और सभी वीडियोस के लिंक्स वहां पर पड़े हुए हैं, जो कि आप लगातार देख सकते हैं और वो सारे नोट्स डाउनलोड करके अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ। 60वां वीडियो 60 वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लीजिए, आ गया पहला क्वेश्चन। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो गठित समिति होती है, उसमें कौन शामिल नहीं होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा के विपक्ष का नेता, या फिर एक कैबिनेट मंत्री जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित होता है। तो इसमें से कौन सा व्यक्ति है जो कि इस समिति में शामिल नहीं होता है? तो वो बी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की जब नियुक्ति होती है, तो उसकी जो समिति गठित होती है उसमें शामिल नहीं होता उस समिति में। बाकी के प्रधानमंत्री, लोक सेवा के विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री, जो कि प्रधानमंत्री इसको नामित करता है, ये तीनों लोग उस समिति में शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको बोलते हैं सीवीसी, की स्थापना की गई थी? नियोगी समिति, पी के सुंगन समिति, संथानम समिति, या फिर एल एम सिंघवी समिति? तो इसका सही विकल्प है संथानम समिति का रिकमेंडेशन थी, उसके परामर्श के बाद में सीवीसी का गठन किया गया था। और ये समिति 1962, ध्यान रखिएगा, 1962 से लेके 1964 के बीच में इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी और 1962 में इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, देन उसके बाद में 1964 में सीवीसी का गठन किया गया था। देन उसके बाद में 2003 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। ध्यान रखिएगा, संविधान में स्थान मिला था, संवैधानिक दर्जा इसको 2003 में ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर सीवीसी बोलते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935, 2000, सूचना का अधिकार, या फिर सूचना का अधिकार 2005, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है सी, सूचना का अधिकार 2005 के तहत राष्ट्रीय सूचना अधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसका गठन कब हुआ था, ये मैं कई बार पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। 12 अक्टूबर 2005 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, या फिर बेंगलुरु? तो इसका जो सही विकल्प है वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। दिस इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी गठित किए गए हैं, जो कि हैं 4। उनको आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूना में है, दूसरा भोपाल में है, तीसरा चेन्नई में है, और चौथा कोलकाता में है। ठीक है ना, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, तो ये 4 जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। अच्छा, एनजीटी की स्थापना कब की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये होना है 18 अक्टूबर 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका जो अधिनियम है वो 2010 ही कहलाता है, 2010। ठीक है ना, हरित अधिकरण अधिनियम के नाम से इसको जानते हैं, या फिर नेशनल ग्रीन, ठीक है ना, एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? ये भारतीय लेखा और लेखा विभाग का मुखिया होता है, इसकी नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है, इसे सार्वजनिक फंड को संरक्षक कहा जाता है, या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संक्षेप में महालेखा परीक्षा ही कहा जाता है, परीक्षक? तो इसका डी विकल्प बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, ये इसके बारे में सही नहीं है। बाकी के तीनों फैक्ट्स बिल्कुल
सही है, ठीक है ना। और इसके बारे में संविधान में आर्टिकल 148 से लेके 151 इसके बारे में जानकारी इनमें मिलती है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, 148 से लेके 151 तक, जिसको बोलते हैं कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल इंग्लिश में, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, या फिर डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो इसका सही विकल्प है डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इस कारण से पश्चिम से पूर्व की ओर जो तारे हैं वो सबसे अधिक दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, ठीक है ना। इसका जो रोटेशन है पृथ्वी का वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी कि पश्चिम ये है और पूर्व ये है। तो रोटेशन इस तरीके से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि क्लॉकवाइज पृथ्वी का रोटेशन है। इस कारण से जो तारे हैं, ठीक है ना, वो पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए ले आया है फ्री क्लासेस के साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके साथ में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा, आप अपने मनचाहे टीचर से लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं, और हर कोर्स का डिजाइन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हर एग्जाम्स के लिए अलग से यहाँ पर बैच भी हैं, और आपके डाउट के लिए अलग से यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी उपलब्ध हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्स का एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। आपको वीडियो डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी इसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप पीडीएफ के माध्यम से सारे नोट्स को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था प्लस का बेनिफिट। अगर आप फ्री में अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है रिवीजन कैंप्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए हैं, जो कि होगा हर शनिवार और रविवार को। आइए अब जान लेते हैं मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि आप अनअकैडमी पर दे सकते हैं। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो आज ही इसमें हिस्सा लें और मॉक टेस्ट सीरीज देकर इनाम पा सकते हैं। और जो बच्चे एमपी जीके को मजबूत करना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी के साथ साथ इनाम भी जीत सकते हैं, और रोज हिस्सा लेकर एमपी जीके की टेस्ट सीरीज में अनअकैडमी पर इनाम जीत सकते हैं। ये तो बात हुई अनअकैडमी पर अपने रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं। अगर तैयारी की बात करें तो 24 मार्च से अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है फाउंडेशन बैच, जहां पर एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपकी तैयारी पूरी करवाएंगे। जो बच्चे एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है, जो कि शुरू हो रहा है 26 मार्च से। एनरोल कीजिए और एमपी के बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए। और भी बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पर, उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर विजिट करें। अब जानते हैं अनअकैडमी के नए फीचर्स के बारे में। इसमें आप सबसे पहले इस फीचर्स में लाइव क्विज में आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। जो भी प्लस लर्नर हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप प्लस लर्नर नहीं हैं तो आज ही बने, और ये फीचर आपकी मदद करेगा आपकी तैयारी पक्की करने में। और हाँ, करंट अफेयर की पत्रिका भी आती है अनअकैडमी पर, जो कि प्लस लर्नर के लिए इसका भी उसको फायदा पूरा मिलता है। इन सब चीजों का फायदा लेने के लिए आज ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें, और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा हुआ है, उसको यूज करें, और डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट आपको फीस में मिलेगा। आइए जान लेते हैं लाइव क्लास कैसे अटेंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर लाइव क्लास में जाके एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद में उस बैच में जाकर ज्वाइन करना है। देन वहां से आप डायरेक्ट डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ वहां से जो पीडीएफ नोट्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं।
लाइव क्लासेस के दौरान जो एमसीक्यूज कंडक्ट होते हैं उसमें हम पोल कैसे कंडक्ट करते हैं उसका सामने आपके पास में एक एग्जांपल है। यहाँ पर कि आपको ABCD करके ऑप्शंस आता है जिसको कि आपको सेलेक्ट करके अपने आंसर को चूज करना पड़ता है। देन उसके बाद में आप डायरेक्ट उसका आंसर एट द एंड एजुकेटर्स के द्वारा आपको प्राप्त होता है। हाउ टू क्लियर द डाउट्स इन द लाइव क्लास। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर डाउट पर क्वेश्चन जनरेट करना है। देन उसके बाद में आप उस क्वेश्चंस को क्वेश्चन बॉक्स में जाकर टाइप करें। देन पर्टिकुलर इमेज को टाइप करने के बाद में अटैच करने के बाद में आप उस पर्टिकुलर एजुकेटर्स को आप सेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चलते हैं जिसमें कि आप ज्वाइन होकर पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस को अटेंड करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी मेगा और वीकली क्विज कंडक्ट कराता है और उसको अटेंड करने के लिए पर्टिकुलर क्विज पे जाएं। देन उसके बाद में आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और तैयार हो जाइए MPPSC व्यापम्स के सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया, बाहिर मंडलम में निम्न गैसों में से कौन सी अधिक मात्रा में पाई जाती है? कौन सी गैस की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया जाता है। कौन सा उच्च उत्पादन? घास स्थलों पर निर्माण करके, अधिक वृक्ष का रोपण करके, या फिर प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, या फिर शहरी क्षेत्रों का उद्यान बनाकर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, प्रति हेक्टेयर जो कृषि का उत्पादन है वो बढ़ाकर, ठीक है ना। हरित क्रांति का जो पद है, जो नाम है, वो इसमें उपयोग किया जाता है। हरित क्रांति मतलब हर हेक्टेयर में जो अनाज है या फिर जो भी कृषि है उसकी उत्पादकता बढ़ाई जाती है, तो उसमें इस नाम का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय धारा है? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? लेब्राडोर धारा, क्रोशिया जलधारा, पेरू जलधारा या फिर बैंगबला जलधारा? तो इसका सही विकल्प है क्रोशिया जलधारा जो है ये इसका सही उत्तर होगा। और ये क्रोशिया की तरफ जो उत्तर की तरफ बहने वाली धारा है, ठीक है ना, जो कि एक गर्म जलधारा है, ठीक है ना, ये कोष्ण महासागरीय जलधारा कहलाती है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? पेंटागोयन मरुस्थल, या फिर टकलामाकन मरुस्थल, ईरानी मरुस्थल या फिर तुर्कमन मरुस्थल? तो इसका सही विकल्प है टकनामाकन जो मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पर है? ये चीन में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चाइना में स्थित है ये जो सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, यानी कि पूरे में बर्फ जमी होती है ये, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, टहरी टहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा या फिर मंदाकिनी? तो इसका सही विकल्प है भागीरथी। भागीरथी नदी पर स्थित है ये टहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स या फिर पनबिजली परियोजना। और इस पर कितनी बिजली बनाई जाती है? 2400 मेगावाट, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, यायावर चरवाहे याकूत कहाँ के हैं? ये गोबी के, टुंड्रा के, सहारा के या फिर कालाहारी के? तो इसका सही विकल्प है टुंड्रा, ठीक है ना। सी इज द करेक्ट आंसर, ऊपर दिया हुआ है सी सेकंड नंबर पर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। टुंड्रा यानी कि ये रूस के हैं, ध्यान रखिएगा। रूस में जो साइबेरियन, ठीक है ना, साइबेरियन जो क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं ये याकूत, जिसको बोलते हैं यायावर चरवाहे या फिर याकूत। और ये दो, ठीक है ना, दो विभिन्न भागों में ये जनजाति वर्गीकृत गई हैं, एक तो उत्तरी भाग में और एक दक्षिणी भाग में, ठीक है ना, दो भागों में विभाजित हैं ये जो याकूत है, ये दो, उत्तरी भाग के और दक्षिणी भाग के। जो उत्तरी भाग के चरवाहे हैं, ठीक है ना, उनका जो मुख्य जो शिकार है जो कि वहां पे करते हैं, वहां पे एक जनजाति है एक याकूत, ठीक है, वहां की जनजाति है जो कि शिकार पर अपना जीवन व्यतीत करती है। और इनका जो शिकार होते हैं ये मछली पालन करते हैं, रेंडियर पालते हैं,
ठीक है ना, और इनका शिकार भी करते हैं साथ में। और जो दक्षिण भाग के जो निवासी याकूत हैं, ठीक है ना, उनका जो मुख्यतः है वो घोड़े व अन्य पशु, ठीक है ना, उनको पालते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कूप सिंचाई के लिए प्रयुक्त होता है? प्रायद्वीपीय भारत का सैलम या असमतल पृष्ठ, राजस्थान गुजरात का शुष्क क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का खेरा भोजमल क्षेत्र, या फिर महानदी गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा प्रदेश। तो इसका सही विकल्प है डी, महानदी गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा प्रदेश है, ये कूप सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कूप सिंचाई मतलब कुएं, ध्यान रखिएगा। कुओं का उपयोग यहाँ पे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये जो क्षेत्र होता है महानदी गोदावरी कृष्णा का और डेल्टा प्रदेश का, यहाँ पर जो पानी का स्तर है ना वो बहुत ही ज्यादा ऊपर होता है, यानी कि थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे अपन गड्ढा खोदते हैं तो यहाँ पर पानी आ जाता है। इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम जो क्षेत्र है वो कुओं से सिंचाई की जाती है यहाँ पर, ठीक है ना, ज्यादा गहरा नहीं जाना पड़ता है, और इस क्षेत्र में तालाब की जरूरत नहीं पड़ती है, कुओं से ही काम चल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, विश्ववीय वर्षा प्रचुर वन को और किस नाम से जाना जाता है? सवाना, कंपोज, सेल्वास, या फिर उर्निल लानोस के नाम से। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है सेल्वास, ठीक है ना, इसको सेल्वास के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर इस नाम से पाए जाते हैं, ये जिसको कि सेल्वास के नाम से जानते हैं, ये दक्षिण अमेरिका के जो अमेजन की घाटी की जंगल है, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका के अमेजन घाटी का जो जंगल है वहां पर ये पाए जाते हैं, जिसको कि सेल्वास के नाम से भी जाना जाता है। बाकी रेस्ट ऑफ द जो प्लेस है अन्य जगह पर इसको सवाना, कंपोज और लानोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पश्चिमी कॉर्डिलेरा, हिमालय पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, या फिर मध्य अटलांटिक कटक। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, एंडीज जो पर्वतमाला है वो पृथ्वी की सबसे बड़ी सबसे लंबी पर्वतमाला है, और ये 7,000 किलोमीटर लंबी है। ठीक है ना, अगर इसको माइल्स में कन्वर्ट करें तो ये 4,350 माइल्स लंबी पर्वतमाला है, जिसको कि एंडीज पर्वतमाला कहते हैं। और ये टोटल अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका की कंट्रीज हैं, जो अमेरिका अमेरिका की 7 जो कंट्रीज हैं उसमें ये फैली हुई है। ठीक है, और इसके बाद में सेकंड नंबर पर जो पर्वतमाला आती है वो आती है रॉकी पर्वतमाला, ठीक है ना, जिसकी लंबाई जो टोटल 4800 किलोमीटर 4,800 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। ठीक है, जो कि अमेरिका तथा कनाडा, ठीक है ना, अमेरिका और कनाडा के बीच में फैली हुई है रॉकी पर्वतमाला, जो सेकंड नंबर पे आती है, और ये फर्स्ट नंबर पर, ध्यान रखिएगा। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन आपके सामने एमपीपीएससी प्रीलिम्स पर आधारित, जो 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं उस पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक बटन जरूर दबाएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, और साथ में वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अन्य सभी विद्यार्थी भी इसको देखें। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको पीडीएफ नोट्स और सभी वीडियोस के लिंक मिलेंगे, जिसको कि आप लगातार देखकर वो सारे टॉपिक्स पर आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अपना बहुत ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।